Welcome again to live session of Manu Law classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's the Hindu news analysis. Today is 25th November 2023. So now we come to the important news. So first news is Battle of ballots in desert state today, means राजस्थान में आज इलेक्शन है. ठीक है, तो ये न्यूज का इलेक्शन से संबंधित हम प्रोविजंस देख लेते हैं. ठीक है, तो इलेक्शन संबंधित जो प्रोविजंस है वो हमारे एक तो आर्टिकल 324 टू 329 दिए गए. ठीक है, इसमें एक एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. ठीक है, और आर्टिकल 326 जो है वो एडल्ट सफरेज की बात करता है. एडल्ट सफरेज क्या है कि हर व्यक्ति जो कि देश का सिटीजन है और उसकी एज 18 इयर्स कंप्लीट हो गई है, 18 इयर्स कंप्लीट कर लिए उसने, उसके पास राइट टू वोट है, मतलब उसके पास वोट डालने का अधिकार है. अब पॉइंट ये है कि ये पहले एज क्या थी, तो पहले वोटिंग एज थी हमारे देश में 21 इयर्स. ठीक है, इस वोटिंग एज को जो 21 ईयर थी इसको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लोअर डाउन करा था. ठीक है, तो टर्म एडल्ट सफरेज हमने आपको बताया और ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने आपको बताया. एक और बात है यहाँ पर, जो हमारा राइट टू वोट है, राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट और लीगल राइट. ठीक है, ये हमारा स्टैट्यूटरी राइट और लीगल राइट है. क्यों? देखिएगा, जब किसी राइट पर कानून बन जाता है, जैसे हमारा अगर ये राइट अगर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नहीं होता, ठीक है, तो इसका मतलब फिर हम इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. लेकिन क्योंकि इस पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बन गया है, इसलिए अब इसको बोलेंगे हम स्टैट्यूटरी राइट और लीगल राइट. तो ध्यान से हम बात को समझेंगे, लीगल राइट. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी इलेक्शन के मैटर होते हैं वो इलेक्शन पेटिशन के द्वारा चैलेंज किए जाते हैं. इलेक्शन पेटिशन कहाँ जाती है? हाई कोर्ट में जाती है. सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देयर इज सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो करप्ट प्रैक्टिस को डिफाइन करता है. करप्ट प्रैक्टिस. व्हाट इज दिस करप्ट प्रैक्टिस? करप्ट प्रैक्टिस का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या डरा धमकाकर या डिवाइन डिस्प्लेजर से, डिवाइन डिस्प्लेजर का बहुत इंपॉर्टेंट है. डिवाइन डिस्प्लेजर का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन किसी दूसरे लोगों को या वोटर्स को ये उनके दिमाग में ये फियर क्रिएट करता है कि अगर आप लोगों ने मुझको वोट नहीं दी तो भगवान आपका कुछ बुरा करेंगे. It is known as a divine displeasure and it is a punishable offense under section 508 of IPC. तो अगर कोई व्यक्ति वोट लेने के लिए ये सब प्रैक्टिस करता है, so all these practices are called corrupt practice within the meaning of section 123 of the Representation of People Act. ठीक है, now we come to next news. Afghanistan embassy in Delhi shut down. तो अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है दिल्ली में, वो उसने फंक्शन करना बंद कर दिया था 30 सितंबर को, लेकिन अब वो 23 नवंबर को ऑफिशियली शट डाउन हो गई है. तो अब इसमें क्या है कि जो एम्बेसी के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि दे आर नॉट बीइंग सपोर्टेड ईदर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ काबुल और गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान. तो नॉन कोऑपरेशन की वजह से they are compelled or they were forced to shut down the operation of Afghanistan embassy in Delhi, and now they have officially hand over that land to the government of India. Now we come to next. Read the Punjab case verdict on giving assent to bill, Supreme Court tells Kerala governor.
तो जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये कई स्टेट में प्रॉब्लम चल रही थी, केरला, तमिलनाडु और पंजाब, पर्टिकुलरली इन स्टेट्स में, ठीक है। इनमें क्या हो रहा था कि जो गवर्नर्स हैं वो बिल पर साइन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जो लेजिस्लेचर असेंबली है उसके बिल 2-2 3-3 साल से गवर्नर के पास ही फाइलें पड़ी हुई थी, ठीक है। एंड दे वर नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस ऑन दोज बिल। तो यहाँ पर जो गवर्नर की पावर है वो है आर्टिकल 200 में, और गवर्नर का राइट है कि वो किसी बिल पर साइन करेंगे। यहाँ पर दो वर्ड लिखे गए हैं कि दैट ईदर ही विल साइन और ही विल विदहोल्ड असेंट देयर टू। अब जो ये वहां पर वर्ड विदहोल्ड रखा गया था, विदहोल्ड का मतलब है कि वो असेंट मतलब कंसेंट को रोक लेंगे, यानी कंसेंट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं था कि कितने दिन तक वो उसको रोकेंगे, तो इसको हम बोलते थे वीटो पावर। लेकिन इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जब कोई भी बिल गवर्नर के पास जाएगा, मेरे ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझना, जब कोई भी बिल लेजिस्लेचर से पास होने के बाद गवर्नर के पास जाएगा तो गवर्नर को उस बिल पर एक विद इन रीजनेबल टाइम डिसीजन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब वो बिल को एक अनलिमिटेड टाइम के लिए पेंडिंग नहीं रख सकते, पहला पॉइंट, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट आप मार्क कर लेंगे, समझ लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, या तो गवर्नर बिल से सेटिस्फाई होगा, अगर वो गवर्नर बिल से सेटिस्फाई है तो वो उस बिल पर साइन करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर वो बिल से सेटिस्फाई नहीं है तो ही इज रिक्वायर्ड टू सेंड दैट बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, फिर वो उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में वो बाउंड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर गवर्नर उस बिल से सेटिस्फाइड नहीं है और वो उस बिल को वापस भेजते हैं, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास, तो अगर वो कुछ सजेशन देते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर उनके सजेशन को मानने के लिए बाउंड नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो उनके सजेशन को माने और ना चाहे तो ना माने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब कोई बिल गवर्नर के द्वारा बिना साइन के वापस गिरा जाता है तो उसका स्टेटस एक मनी बिल की तरह हो जाता है। अब मनी बिल की तरह हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि मनी बिल की ऐसा माना जाएगा कि दैट बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर के सब्सिक्वेंट सिग्नेचर ऑन दैट बिल मे नॉट बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब बिल गवर्नर ने वापस भेजा स्टेट लेजिस्लेचर को कुछ रिकमेंडेशन के साथ कि इसमें कुछ चेंजेस करो, अब जो लेजिस्लेचर है वो गवर्नर के सजेशन मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं, ठीक है। अब अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा से बिल को भेज दिया, या तो विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट, लेकिन इन दोनों ही सिचुएशन में गवर्नर विल बी बाउंड टू साइन द बिल, ठीक है। अब ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा तमिलनाडु वाले मामले में, और यही बात रेफर कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केरला के गवर्नर को। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केरला के गवर्नर को कि आप जो जजमेंट हमने दिया है पंजाब पर उसको पढ़े, ठीक है। क्योंकि जो गवर्नर होता है वो एक इलेक्टेड पोस्ट मतलब नहीं है, और वो डायरेक्टली इलेक्शन उसका नहीं होता लोगों के द्वारा। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, तो गवर्नर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसा काम नहीं कर सकते, ऐसी उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं है कि वो कुछ ऐसा काम करें जिससे कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एक लीगली एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट या लीगली एस्टेब्लिश्ड लेजिस्लेचर को काम ना करने दें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है ये टॉपिक, तो ध्यान से इसको समझ लेंगे।
I have discussed each and every important aspect or the decision of Supreme Court in this regard. High Court allow Amit Shah public meet reject Bengal government appeal. तो बेसिकली क्या है, इसको हम देखेंगे आर्टिकल 19(1)(a) के रेफरेंस में, ठीक है। अब आर्टिकल 19(1)(a) जो है क्या बात करता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, ठीक है। और 19(1)(b) जो है वो पीसफुल असेंबली की बात करता है। किसकी बात करता है, पीसफुल असेंबली की। तो जो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, उनकी एक रैली प्रपोज थी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उन पर मतलब उसको रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में प्ली फाइल की और पेटिशन फाइल की। लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि उनकी रैली को नहीं रोका जाएगा। अब रोका क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं इज आल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, और हर सिटीजन ऑफ इंडिया के पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, तो उनके पास बोलने का अधिकार है। बट दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, रादर इट इज सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, जो कि 19 क्लॉज 2 में दी गई, और ये 8 ग्राउंड पर नहीं, मतलब 8 ग्राउंड पर लगती हैं या इम्पोज की जा सकती हैं। पहली ग्राउंड उसमें क्या है, पहली ग्राउंड उसमें ये है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। और आपका एक है डिफामेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। तो इन ग्राउंड पर इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ये रैली होना एक नॉर्मल कोर्स है, ठीक है, और रैलियां हो रही हैं, किसी भी स्टेट में होती रहती हैं रैलियां, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। तो एक जनरल बात है कि रैली कोई पर्सन करने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी रैली को मेयरली इस ग्राउंड पर रोका नहीं जा सकता कि उनकी रैली से कोई थोड़ी बहुत लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। और पहली बात तो ये एप्रीहेंशन नहीं है कि प्रॉब्लम होगी। सेंटर एग्जाम्प्ट CERT इन फ्रॉम परव्यू ऑफ RTI। तो जो हमारी भारत सरकार है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम CERT इन, इसको RTI के परव्यू से बाहर कर दिया है। तो पहले हम थोड़ा सा RTI समझ लेते हैं, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करें। तो देखिएगा, पहले हमारा आर्टिकल 19(1)(a) जो है वो बात करता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, कि हमारे पास बोलने का अधिकार है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का राइट। इस राइट के आधार पर एक डिसीजन आया, डिसीजन का केस का नाम क्या था, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल, ये डिसीजन आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू नो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू नो का मतलब है कि जानने का अधिकार, तो जो जानने का अधिकार है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब इस राइट के आधार पर पार्लियामेंट ने 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एनेक्ट किया। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या कहता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहता है कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया जो है कोई भी इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन यानी कि गवर्नमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। इस पर 26 एजेंसी जो है हमारे देश की ऐसी हैं जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, यानी कि जो सेंसिटिव वर्क से जुड़ी हुई, ठीक है। तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है हमारा, ये राइट टू, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक है। इस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कौन कौन सी एजेंसीज को RTI के परव्यू से बाहर कर रखा है, तो पहला है हमारा सच एज इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स,
डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनको एग्जेम्प्ट कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये पावर किसको दी जाती है? ये पावर दी जाती है कंसर्न मिनिस्ट्री को, और ये पावर दी गई है सेक्शन 24 क्लॉज 2 में। ठीक है, अब तो इसी लिस्ट को ऐड करते हुए, इसी लिस्ट में और ऐड करते हुए इन्होंने कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम को भी इसके परव्यू से बाहर कर दिया है। मतलब कोई भी पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया, अच्छा ये जो राइट है केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के पास है, तो मतलब दीज इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी सॉट बाई और सीक बाई द फॉरेनर। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हम नहीं ले सकते। जेनरिक ड्रग्स फॉर रेयर डिसीजेज मेड अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, तो ये भारत सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है, जिसमें कि जो 4 डिसीजेज हैं उनकी जेनरिक मेडिसिन वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब ये 4 डिसीजेज जो हैं वो ये हैं टायरोसाइन या टाइप फर्स्ट, कॉशर्स डिजीज, विल्सन्स डिसीज। अब इनकी जो ट्रीटमेंट है वो काफी महंगा है, तो इन जेनरिक दवाइयों से जो ट्रीटमेंट है अराउंड 60 to 100 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और लोगों को क्या मिलेगा? लोगों को राइट मिलेगा। अब देखिएगा क्या है, तो अब इसको हम जोड़ते हैं आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 हमको 2 राइट देता है। पहला राइट है हमारा राइट टू लाइफ, और दूसरा राइट है हमारा पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो अब अगर कोई पर्सन बीमार है और उसके पास पैसे नहीं है कि वो ड्रग्स खरीद सके या मेडिसिन खरीद सके, ठीक है, तो यहाँ पर उसका राइट टू लाइफ का वायलेशन हो जाएगा। मान लें अगर कोई पर्सन विल है, पर्सन इल है और पर्सन के पास सफिशिएंट पैसे नहीं है कि वो मेडिसिन खरीद सके, तो अब यहाँ पर उसका जो राइट टू लाइफ है वो उसका वायलेशन माना जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट के पार्ट पर, स्टेट के पार्ट पर ड्यूटी है कि वो कुछ सस्ती दवाइयाँ प्रोवाइड कराए। अपने उसी ऑब्लिगेशन को पूरे करने के लिए गवर्नमेंट ने इन 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजेज हैं और बहुत खतरनाक डिसीजेज हैं उनके प्राइस को कम किया है, ताकि ये ऐसे सभी पर्सन को अवेलेबल हो जाए। Now we come to next. Israel releases 39 Palestinian while Hamas flees 24 hostages. तो जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में काफी दिन से युद्ध चल रहा है 7 अक्टूबर से। अब उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट में 4 डेज के लिए उन्होंने सीज फायर किया है, जिसमें उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि भाई अगर वो एक दूसरे के लोगों को छोड़ देंगे तो इसको सीज फायर को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो उसी एग्रीमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में इजराइल ने 39 पैलेस्टीनियन को रिलीज किया है और हमास ने 24 होस्टेजेस को रिलीज किया। Dear students, I have discussed all the important news in today's newspaper. I will come again with the next news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.